हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं क्लास नाइन्थ से हमारा टॉपिक है चैप्टर सेकंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक से कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना संविधान होता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसको बनाने में किस किस ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से, क्या क्या ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने साउथ अफ्रीका की एक केस स्टडी ली है कि वहाँ पर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो वहाँ पर एक गलत बिहेवियर, बैड बिहेवियर वहाँ की सोसाइटी में देखने को मिल रहा था, तो उस बिहेवियर को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो वहाँ पर जो अपार्थाइड सिस्टम चला था, अपार्थाइड सिस्टम होता है जिसमें ब्लैक और वाइट अलग अलग कैटेगरी के दो पर्सन होते हैं। एक वो पर्सन जिनकी स्किन वाइट होती है और एक वो पर्सन जिनकी स्किन ब्लैक होती है। तो उसके बारे में हमने देखा कि उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में क्या था कि वहाँ पर जो वाइट स्किन वाले पर्सन थे, जो वाइट पर्सन थे, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देती थी वहाँ की गवर्नमेंट, और जो ब्लैक स्किन वाले पर्सन थे वो एज ए स्लेव उस कंट्री में रह रहे थे। तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ था कि हर पब्लिक फैसिलिटी जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, वो हर पब्लिक फैसिलिटी साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ओनली ऑन जो वाइट पर्सन है उनको तो प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन जो ब्लैक पर्सन थे जिनकी स्किन ब्लैक होती थी उनको कोई भी पब्लिक फैसिलिटी यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। हर जगह उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए वहाँ के जो लोगों में, सोसाइटी में डिफ्रेंसिएशन था ब्लैक और वाइट में, तो उसको ख़त्म किया गया। और उसके बाद फिर वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान में हर एक चीज़, यानी कि सभी को इक्वेलिटी दी गई। जैसे इंडिया का संविधान सभी को, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सभी को इक्वेलिटी देता है, फ्रीडम देता है, ऐसे ही जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें भी बाद में चाहे वो कोई भी पर्सन हो, नो मैटर कि वो ब्लैक स्किन से है या वाइट स्किन वाले पर्सन है, इंडियन है, नॉन इंडियन है, या दूसरी किसी फॉरेन कंट्री से आ रही है, तो जो भी लोग वहाँ पर रहती है, जो वहाँ के सिटीजन हैं, उन सभी को इक्वेलिटी दी गई थी। ओके, ताकि सभी के साथ इक्वल बिहेव हो, और जो भी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पर, वो पब्लिक फैसिलिटी हर एक पर्सन यूज़ कर सके। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर सोसाइटी ग्रुप का तो उसके ऊपर कंट्रोल है, लेकिन दूसरा जो सोसाइटी ग्रुप है उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव हो रहा है। तो ऐसा ख़त्म हो गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, उससे पहले तो जो वाइट पर्सन होते थे, जो श्वेत पर्सन होते थे, वो ब्लैक को अपना स्लेव बना कर रखते थे, अपना दास, अपना गुलाम बना कर रखते थे। वो ये सोचते थे कि जो ब्लैक पर्सन है वो ख़राब है, वो उनको तो हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, जो वाइट पर्सन है उनके कंट्रोल में रहना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड एक फेमस पर्सन नेल्सन मंडेला के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ने को मिला कि नेल्सन मंडेला ने, क्योंकि वो भी एक ब्लैक रेस वाले पर्सन थे। ओके, तो उन्होंने देखा कि उनकी खुद की कंट्री में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ब्लैक और वाइट पर्सन के बीच में। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने काफ़ी मूवमेंट किए, रैलीज निकाली, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट को इस बारे में एहसास हो कि उन्होंने जो लॉज, उन्होंने जो रूल्स बना रखे हैं, वो रूल्स बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। मतलब हर चीज़, हर फैसिलिटी वाइट पर्सन के लिए तो इतनी ज़्यादा क्वालिटी वहाँ पर दी जाती है, लेकिन ब्लैक पर्सन को की तरफ कोई फोकस ही नहीं है, जबकि वो भी उस कंट्री का पार्ट है। उस कंट्री में जो भी फिजिकल वर्क होता था वो सभी जो ब्लैक पर्सन होते थे वो ज़्यादा करते थे।
तो इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने के बाद भी उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कि उनको कोई भी कुछ नहीं समझता था, जो वाइट पर्सन होते थे वो बिल्कुल भी उनको उनको बहुत इग्नोर कर रहे थे, उनको गुलाम बना कर रखते थे। तो नेल्सन मंडेला ने सोचा, वो नहीं चाहते थे कि एक ही कंट्री में रह के और एक ही कंट्री के लोगों के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, और वो भी बस ओनली ऑन इसके अकॉर्डिंग कि एक पर्सन की स्किन ब्लैक है और एक पर्सन की स्किन वाइट है। तो ये एक ह्यूमन बीइंग को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका नहीं है। सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो ब्लैक पर्सन हो चाहे वो वाइट पर्सन हो। इसीलिए नेल्सन मंडेला जी ने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स किए, रैलीज निकाली, जेल भी गए, और उसके बाद काफ़ी 28 साल तक वो साउथ अफ्रीका की जेल में रहे थे। उसके बाद वो दोबारा से जेल से फ्री हुए। उन्होंने फिर से वही अपने मूवमेंट्स स्टार्ट किए ताकि लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ख़त्म कर सके। और उसके बाद एट लास्ट हमने देखा था कि वो अपनी बातों में जो मूवमेंट उन्होंने किए थे, जो सोच उनकी थी कि एक इक्वेलिटी का आइडिया आना चाहिए पूरी साउथ अफ्रीका में, तो वो वहाँ पर लेकर आए। एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया जिसमें सभी पर्सन को इक्वल राइट दिए गए, हर पर्सन को हर पब्लिक फैसिलिटी इक्वली यूज़ करने का राइट दिया गया। और ये जो फ्रीडम उनको मिली थी, ये फ्रीडम वहाँ की जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का वहाँ पर लोगों में इक्वलिटी लेके आने के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन डालने के लिए कि सभी पर्सन के साथ इक्वल बिहेव किया जाए, हर पर्सन को इक्वली राइट दिए जाए। और जो नेल्सन मंडेला जी थे वो भी इसी पार्टी से रिलेटेड थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ओके, इसी ऑर्गेनाइजेशन को वो लीड भी कर रहे थे। और नेल्सन मंडेला, बाकी के और भी काफ़ी लीडर थे, और पूरी जो ब्लैक सोसाइटी थी सबने मिलकर जब मूवमेंट्स किए, गवर्नमेंट को बताया कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, तो लास्ट में 26 अप्रैल 1994 में जो ये डिस्क्रिमिनेशन चला हुआ था, वहाँ की गवर्नमेंट ने जो लॉज, जो रूल्स ऐसे बना रखे थे कि वाइट पर्सन उसको ज़्यादा बेनिफिशियली ले रहे थे, लेकिन ब्लैक को उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स को ख़त्म कर दिया गया, और 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, जहाँ पर हर पर्सन को इक्वली राइट था, इक्वली फ्रीडम मिली हुई थी। उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों होती है, क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। The South African Africa example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do। तो जो साउथ अफ्रीका में हमने देखा कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से जितने भी रूल्स, जितने भी लॉज थे वो सभी वहाँ की गवर्नमेंट बनाती थी, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये कुछ, गवर्नमेंट हमेशा ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज लेके आती जो वाइट पर्सन के फेवर में होते थे, और बाकी के जो माइनॉरिटी ग्रुप थे उनके फेवर में नहीं होते थे। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें इसी जगह पड़ती है ताकि गवर्नमेंट को पता हो उनकी पावर क्या है और उनकी पावर की लिमिट क्या है, कि अगर एक गवर्नमेंट काम कर रही है तो उस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए जिसकी वजह से कंट्री के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक ही कंट्री की गवर्नमेंट है, और एक ही कंट्री की गवर्नमेंट होने के बाद भी अगर वो कंट्री में रह रहे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, उनमें भेदभाव करती है, उनको अलग अलग टाइप की, अलग अलग क्वालिटी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, तो गवर्नमेंट या वो जो कंट्री है वो डेवलपमेंट नहीं कर पाती। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हर गवर्नमेंट को ये बताता है कि उसकी पावर क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे काम कैसे करना है, अगर उसने कोई गलत बिहेव किया तो कैसे उसको हटाया जा सकता है।
तो ये सब कुछ, ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन्ड होती है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट को इलेक्ट कैसे किया जाएगा, गवर्नमेंट के पास पावर क्या होगी और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। तो हमने साउथ अफ्रीका में देखा कि जब तक वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब तक तो क्या था कि जो वाइट पर्सन थे वो अपनी मनमर्जी चला रहे थे। वो गवर्नमेंट में बस अपने ही लोगों को इलेक्ट करते और वो जितने भी रूल रेगुलेशन बनाते, जितने भी काम होते, वो सभी के सभी वाइट पर्सन के अकॉर्डिंग ही होते थे। ओके। लेकिन जैसे ही वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद सभी लोग, सभी सोसाइटी, सभी सिटीजन्स उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने लगे। वहाँ की गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि ठीक है, जो साउथ अफ्रीका होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जो वाइट पर्सन थे वो पहले अपनी ही गवर्नमेंट चलाते थे, अपनी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलाते थे कि कंट्री में वही होगा जो वाइट पर्सन चाहेंगे। ब्लैक या जो इंडियंस थे या जो फॉरेनर थे वो जो भी चाहेंगे इस बारे में कोई भी फोकस नहीं किया जाएगा। ओनली ऑन फोकस इस बात पर किया जाएगा कि वाइट पर्सन जो चाहते हैं वो कंट्री में होगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आने के बाद क्या हुआ कि वाइट पर्सन को भी वो संविधान फॉलो करना था, वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना था और उसी के अकॉर्डिंग काम भी करना था। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी बातें थी उन सभी को अप्लाई भी किया अपने ऊपर, जैसे 1 पर्सन 1 वोट का। ओके। पुअर और जो वर्कर्स थे उनके लिए कुछ राइट्स बनाए गए। तो पहले तो वाइट ये बोलते थे कि नहीं, जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होने चाहिए, उनका काम है बस ओनली, मतलब उनको तो ओनली हमारे अंडर में वर्क करना है, इनको कोई भी राइट्स नहीं देने। लेकिन जैसे ही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो वो इस बात के लिए रेडी हो गई, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनको भी बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। उसके बाद वो इस बात पर भी एग्री हो गई कि मेजोरिटी में लोग जिसको चाहेंगे वही गवर्नमेंट बनाएंगे। ओके। लेकिन पहले तो वो बस अपनी मनमर्जी चलाते थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कि बस वही होगा जो वाइट चाहेंगे, जो वाइट पर्सन चाहेंगे। ओके। तो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें बताता है, कंट्री को बताता है कि कंट्री में क्या काम होगा, कैसे होगा, किसके पास पावर होगी, कौन गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट काम कैसे करेगी। तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ पर एक्सप्लेन्ड होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। तो कोई भी कंट्री हो तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसी बात से है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री को एक बेटर वे में चलाने के लिए, उसको रन करने में, उसको गवर्न करने में हेल्प करता है। यहाँ पर हमें और भी बात बता रखी है जिसमें हमें ये बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है। Constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in the country. Constitution क्या है? एक कंट्री में, कंट्री को चलाने के लिए जो भी रूल्स होते हैं उनका सेट होता है, मतलब सभी रूल्स एक जगह लिखे होते हैं, रिटन में होते हैं। और कंट्री के हर एक पर्सन, ऑल पीपल्स, जो भी कंट्री में रह रहे हैं वो सभी उन रूल्स को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये बताता है कि जो लोग रह रहे हैं कंट्री में वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनमें क्या रिलेशनशिप होगा, या ये भी बताते हैं कि जो लोग होंगे और गवर्नमेंट होगी कंट्री की, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या करता है हमारे लिए? फर्स्ट, इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सबसे पहले हमें दे रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो ट्रस्ट बनाएगा, जो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन है लोगों में वो बना कर रखेगा। मतलब अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिसर पर बिलीव ना करें, लेकिन हम एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पर ज़रूर बिलीव करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है,
ये रूल लिखा हुआ है, हमें ये राइट मिलेगा, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब एक ट्रस्ट, एक जो कोऑर्डिनेशन है वो बनाना वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा राइट है जो लोग हमें फॉलो नहीं करने दे रही है, तो हम ये बता सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है और हम इनको फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है लोगों में, ताकि लोग अपनी लाइफ एक साथ आराम से जी सके। सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, who will have power to take which decision। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट की पावर पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक बात पहले से लिखी होगी और गवर्नमेंट बस वही तक, गवर्नमेंट के पास इतनी ही पावर है कि जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है उसी लेवल तक वो अपना काम कर सकती है। कोई इलीगल या कोई ऐसा काम ना करे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट लगाता है, उसको ये बताता है कि उसके काम करने का लिमिटेड एरिया क्या होगा। थर्ड, इट ले डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ सिटीजन आर। एंड थर्ड में क्या बता रखा है कि गवर्नमेंट को बताता है कि उसके पास पावर का क्या क्या है, वो क्या क्या काम कंट्री में कर सकती है, और साथ में ये भी बताता है कि जो सिटीजन होंगे कंट्री में, जो लोग रह रहे हैं, उनको क्या क्या राइट्स मिलेंगे। तो ये बात भी हमें कहाँ से पता चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती है। फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। फोर्थ में क्या करता, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि एक गुड सोसाइटी कौन सी होगी, कौन सी सोसाइटी को हम एक अच्छी सोसाइटी मानेंगे, वहाँ के लोग ऐसा क्या करें, उनमें ऐसा कौन सी चीज़, कौन से कैसे विचार होने चाहिए जहाँ पर सोसाइटी एक अच्छे बेटर वे में सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर सके। तो एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही हो सकता है, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन ये चारों बातें एक कंट्री में फॉलो नहीं हो सकती। उसके बाद हमें दे रखा है, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। जरूरी नहीं कि हर कंट्री जिसके अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो भी कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक मानेगी उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, लेकिन अगर वो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री मानती है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री हम नहीं बोल सकते। ओके, जरूर इसमें दो बातें हमें बताई है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन हर जिसके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन कोई कंट्री ये बोलती है कि मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, तो उसके बाद सबसे पहली बात आती है कि उसके पास उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, तभी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाएगी। आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स गिव देमसेल्व ए कॉन्स्टिट्यूशन। जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध हुआ और उसके बाद इंडिपेंडेंसी मिली अमेरिकन्स को, तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस में भी क्या हुआ था कि वहाँ पर पहले रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद फिर वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सिंस दैट it has become a practice in all democracies
टू हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर कोई कंट्री खुद को ये मानती है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ज़रूरी है कि उनके पास उनका खुद का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ओके, तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हर कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो डेमोक्रेटिक होगी, ये ज़रूरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई कंट्री ये बोलती है कि वो डेमोक्रेटिक है, तो उसके पास उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है अमेरिका और फ्रांस का, कि अमेरिका पहले डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, लेकिन जब उसने ग्रेट ब्रिटेन के साथ वार किया, युद्ध किया, उसको वहाँ से इंडिपेंडेंसी मिली, उसके बाद उसने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके बाद वो बन गई डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसे ही बिल्कुल फ्रांस में भी हुआ। फ्रांस में क्या हुआ कि वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस ने खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए तो ज़रूरी क्या है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो फ्रांस में पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसके बाद फिर फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उनका अपना खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। उसके बाद हमारे पास हमारा टॉपिक आता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ओके, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, कैसे उसको बनने में किस किस ने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जैसे हमने साउथ अफ्रीका के बारे में देखा, साउथ अफ्रीका को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितने ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके और फिर उसके बाद उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ इंडिया में भी ऐसा ही था, क्योंकि इंडिया पर किसका कंट्रोल था, ब्रिटेन का कंट्रोल था। तो ब्रिटेन, जो अंग्रेज़ इंडिया में रह रहे थे, उनका कंट्रोल था। वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, यहाँ के लोग इंडिपेंडेंसी के साथ काम करें, उनको स्वतंत्रता मिले। तो इस बात के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। लेकिन कुछ लीडर, इंडिया के लीडर ऐसे थे, कुछ नेशनलिस्ट ऐसे थे जो चाहते थे कि इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक इंडिया के पास इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तब तक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक फ्री मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बन पाएगी। तो लीडर्स जो थे हमारे, उन्होंने हमेशा इस बात पर फोकस किया कि क्यों ना पहले इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्लानिंग स्टार्ट की जाए। उसके बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर दिया जाएगा और फिर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगी। तो ये सोचना आसान था, लेकिन इसको करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इंडिया जो थी एक बहुत बड़ी कंट्री थी। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर रहते थे। तो उन सबको एक साथ बांध के रखना, उन सबको एक साथ कनेक्टेड रखना, तो इस बारे में, और ऊपर से ये बात भी देखना कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये सब कैसे होगा, कैसे हमारे लीडर्स ने, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटीज़ थी, उन्होंने कैसे इस बात के ऊपर फोकस किया और कैसे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसके बारे में हम इस टॉपिक में इंक्लूड करेंगे। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके लिए ड्राफ्टिंग सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है। क्या क्या होगा, कौन कौन लीडर होंगे, कौन कौन पर्सन ऐसे होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे, कौन कौन सी मेन बातें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करनी है। तो ये सब बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। वो कब बनी थी, 1928 में। ओके, और मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, मतलब उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि क्यों ना इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाए। तो मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर इसमें इंक्लूड थे। तो ये प्लानिंग हुई थी 1928 में। इसके बाद 1931 में कराची सेशन में एक रिजोल्यूशन हुआ, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया कि वहाँ पर जितने भी उसके मेंबर थे सभी आपस में मिले
उन्होंने ये डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बातों को इंक्लूड करना है, जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, हर अडल्ट को वोटिंग राइट होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम, इक्वेलिटी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ पीपल। तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होनी चाहिए थी। तो ये सब डिस्कस हुआ कराची सेशन में जो 1931 में हुआ था। और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में। ओके, फिर उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया, बनाया गया, ये बात फोकस की गई कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो बस ओनली ऑन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सभी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाकी कंट्रीज थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग था। तो ऐसा नहीं था, जो दूसरी कंट्रीज थी उनके कुछ पार्ट को, जैसे मान लो किसी कंट्री में का कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ जो लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो अगर उनको कोई बात दूसरी कंट्री की अच्छी लगी और उनको लगा कि ये सब चीज़ें, ये प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होना चाहिए, तो वो भी इंक्लूड किया गया। तो ऐसे ही इसमें बता रखा है कि हमारे जो लीडर्स थे वो इंस्पायर थे अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन थे। और कौन कौन से, जैसे जो आइडिया था रिवॉल्यूशन का फ्रांस से आया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन से आई, बिल ऑफ राइट यूएसए से आया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रसिया से। तो ये सब अलग अलग बातें, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ की सोसाइटी उस कंट्री से ली गई कि वहाँ पर क्या हुआ, और बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किया गया। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या थी? द लीडर्स वो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उनमें उन सभी लीडर्स को इंक्लूड किया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा था। उसके बाद इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। उसके बाद जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हेल्ड किए गए और इसकी पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 को। लेकिन एक गलत इंसिडेंट, एक जो बहुत बुरा इंसिडेंट माना जाता है हमारी कंट्री का, कि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गए थे। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था वो कब हुआ? 1946 में। क्या था कि उससे पहले तक तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थी, दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। लेकिन जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग डिवाइड हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी अलग अलग डिवाइड हो गई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें टोटल मेंबर थे 299 मेंबर्स थे। The Assembly adopted the Constitution on 26 नवंबर 1949। तो जो असेंबली बनी थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया था और जो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी इंडिया में, पूरी इंडिया कंट्री में अप्लाई कर दिया गया था। हर चीज़, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई थी वो सब कुछ इंडिया में अप्लाई कर दी गई 26 जनवरी 1950 में। कंप्लीट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को, और अप्लाई कब हुआ हमारी कंट्री में? 26 जनवरी 1950 को। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर।
और हर साल इस दिन को 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था हमारा आज का पार्ट, जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंक्लूड किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैसे बनी, कैसे उसने काम किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और कब अप्लाई हुआ। इसके बाद आपने जो हमारी बुक्स में अलग अलग फोटोग्राफ देखो, बुक्स में आपको साइड में मार्जिन वाले एरिया में फोटोग्राफ के साथ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलग अलग लीडर्स के बारे में दे रखा है, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो आज की वीडियो को देखते हुए और इसके बाद फिर आपको जो हमारे पास वल्लभ भाई पटेल के बारे में दे रखा है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। और जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से। और इससे रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो वो भी आपको करने हैं। और ये जो पार्ट हमारे पास दे रखा है वल्लभ भाई पटेल जी का, इसके बारे में आपको पढ़ना है और लिखना है। ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट को इंक्लूड करेंगे, जो होगा हमारा टॉपिक गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ओके, थैंक यू।